अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहसिन रज़ा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का अनदर हाफ। यानी कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन और हमने डिस्कस किया था ROR रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट लॉ डिस्कस किया था और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोलिजन थ्योरी और इसी के साथ साथ फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। ये टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोलिजन थ्योरी से कि कोलिजन थ्योरी क्या है। तो भाई कोलिजन थ्योरी को समझाने से पहले कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, तो तभी जाकर आप कोलिजन थ्योरी को समझ सकेंगे। एनी हाउ, आपको कोलिजन के वर्ड का मतलब तो पता है। कोलिजन किसको कहते हैं? टकराव को कहते हैं। तो चलो टकराव की इसी थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है भाई कि एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं भाई? एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं इसको किस चीज़ से? EA से। EA से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में यूज होती है उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। देखो जरा, यहां पर मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा है कि A और A के दरमियान बॉन्ड है, B और B के दरमियान बॉन्ड है। ये जनरल मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाने के लिए क्या चाहिए? एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, एक एनर्जी चाहिए जिसके जरिए एक दूसरे के साथ ये क्या काम करें? रिएक्शन करें। तो भाई देखें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है। तो भाई कैसे बनाता है? हाइड्रोजन तो एक स्टेबल गैस है, ऑक्सीजन भी एक स्टेबल गैस है, तो दोनों आपस में रिएक्शन कैसे करते हैं और वाटर कैसे बनाते हैं? तो भाई होता यह है कि वहां पर आपको एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, एक स्पार्क की जरूरत होती है। आप एक बीकर के अंदर हाइड्रोजन गैस ले लें, दूसरे बीकर के अंदर ऑक्सीजन ले लें, दोनों गैसेज हैं, दोनों बीकर्स के मुंह इस तरीके से आपस में मिला लें जैसे मैं मार्कर्स को मिला रहा हूं। यहां से ऑक्सीजन गैस निकल रही होगी और यहां से क्या निकल रही होगी? हाइड्रोजन गैस। दोनों आपस में मिल रही होंगी लेकिन रिएक्शन नहीं करेंगी। बीच में आप क्या काम करेंगे कि इन दोनों कंटेनर्स को ऐसे मिलाकर बीच में एक छोटा सा स्पार्क, एक्टिवेशन एनर्जी, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक छोटा सा स्पार्क दोगे तो आवाज आएगी। कौन सी आवाज आएगी? बुलबुले वाली आवाज आएगी। ऐसे टक करके एक आवाज आएगी और एक कंटेनर के अंदर तुम्हें वाटर वेपर्स अचानक से नजर आएंगे। तो भाई उस स्पार्क के जरिए, वो जो तुमने स्पार्क दिया वो लाइटर के जरिए दे सकते हो, ठीक है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करोगे तुम उसको। आग, स्पार्क से मतलब उसको आग प्रोवाइड करोगे। जैसे लाइटर जलता है, लाइटर जलता है तो तुम क्या काम करते हो? उसको स्पार्क प्रोवाइड करते हो ना। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो कि रिएक्शन को, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिएक्शन को कोलाइड, दो रिएक्टेंट्स को कोलाइड कराने में हेल्प देती है। उसी चीज को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो भाई एनी हाउ, तुम उस कंटेनर के अंदर देखोगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे और वाटर बन जाएगा। ऐसे वाटर बनता नहीं है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। देखिए मैंने यहां पर एक जनरल रिएक्शन आपको बताया है कि फॉर एग्जांपल ये A और A के दरमियान बॉन्ड है, B और B के दरमियान बॉन्ड है। ये दोनों आपस में क्या काम करते हैं भाई? रिएक्शन करते हैं, दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। कोलाइड करते साथ क्या होता है भाई कि A और A के दरमियान बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है, B और B के दरमियान भी बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है और A और B के दरमियान बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है और इस A और इस B के दरमियान भी बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। अब यहां पर जब पुराने बॉन्ड टूट रहे हों और नए बॉन्ड बन रहे हों तो इस चीज को हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या फिर ट्रांजिशन स्टेट। आप इस स्टेट को कुछ भी कह सकते हो और ये स्टेट कैसी स्टेट होती है? ये स्टेट एक अनस्टेबल स्टेट होती है। अनस्टेबल स्टेट आप समझते हो भाई, अनस्टेबल स्टेट ऐसी स्टेट को कहते हैं जिसमें स्टेबिलिटी नहीं होती। अब यहां पर ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है भाई, ये आपके पास क्या है भाई? ये आपके पास जो है एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। इसको आप रिएक्टेंट भी नहीं कह सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ये लिखा है मैंने, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो क्या है ये? ना तो रिएक्टेंट है ये, तो ना तो प्रोडक्ट है। भाई रिएक्टेंट के बॉन्ड्स टूट रहे हैं और प्रोडक्ट्स के नए बॉन्ड बन रहे हैं और ये माइक्रो सेकंड्स के लिए आता है, माइक्रो सेकंड्स के लिए, बहुत कम टाइम के लिए आता है। और यहां तक कि तुम इसको रिएक्शन में से आइसोलेट भी नहीं कर सकते हो। आइसोलेट समझते हो? यानी रिएक्शन में से इसको निकाल दूं, मतलब
मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकता हूं कि किसी भी रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है एक्टिव उसको ही निकाल लूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत कम सेकंड्स के लिए बनता है और डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आमतौर पर अगर आप देखें आपको ऐसे नजर आएगा कि ये रिएक्टेंट था और किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। ये बीच में नजर नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके की चीज बीच में होती है जिसको हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन जो है तो स्टेट कहते हैं। अच्छा, ये नीचे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं इसको मिटा के थोड़ा सा लिख देता हूं कि ये बॉन्ड किस किस चीज के दरमियान बन गया है भाई। ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है किसके दरमियान बना है भाई, ये बॉन्ड बन गया ए और बी के दरमियान, और प्लस ए और बी के दरमियान ये बॉन्ड बन गया। यानी ये क्या बन गया, हमारे पास प्रोडक्ट्स बन गई यहां पर इस तरीके से। तो भाई इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट चीज को डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट चीज है भाई क्या, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट किसको कहते हैं भाई, देखें फॉर एग्जांपल मैंने ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट किया है यहां पर, इसी चीज को ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को ग्राफिकली इसको मैंने रिप्रेजेंट किया कैसे भाई, कि एक रिएक्टेंट है और फिर ये किस में कन्वर्ट होता है बाद में, प्रोडक्ट में। इस साइड पर एनर्जी ज्यादा हो रही है ऊपर की तरफ, और यहां पर रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है आगे की तरफ। यहां पर आप अगर गौर से देखें कि रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता भाई, देखें इसको एक बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। अगर ये बैरियर क्रॉस कर पाएगा, अपनी पीक तक पहुंच पाएगा, तो अगर उसको क्रॉस कर पाया तो तब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होती है। यहां पर मैंने जो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है, और इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और इसको EA से रिप्रेजेंट करते हैं। आप गौर से देखें यहां पर मैंने रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम लिखी है। इसका मतलब ये है भाई कि ये मैंने यहां पर रिएक्शन का जो ग्राफ है वो शो किया है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है भाई, हीट रिलीज होती है। तो आप देखें, सोचें कि यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो ज्यादा एनर्जी वाले रिएक्टेंट मिलेंगे, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो फिर क्या होगा भाई कि इस तरह होगा कि प्रोडक्ट एनर्जी को रिलीज करेगा। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो प्रोडक्ट क्या करेगा भाई, एनर्जी को रिलीज करेगा ना। एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी। एंड हैविंग सेड दैट, आपको यहां से एक और बात भी मालूम होती है कि अगर आप प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी देखें, ये किसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, रिएक्टेंट की। जैसा मैं बता रहा था कि डेल्टा एच किसको कहते हैं, हीट को कहते हैं, इंथैल्पी चेंज को कहते हैं। तो यहां पर डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी रिलीज होगी। इतना गैप आ रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी में। एनीहाउ, मैं ये बता रहा था आपको कि देखें EA जो है, यानी EA ऑफ प्रोडक्ट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बड़ी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन के रिवर्स जाने के चांसेस बड़े कम है। रिएक्शन के रिवर्स जाने के चांसेस बड़े कम है। तो ज्यादातर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं भाई, वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, यानी बस वो सीधे जाते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं और वापस फिर मुड़ के नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वापस जाने के लिए इसको इतनी लंबी छलांग मारनी पड़ेगी, और इतनी लंबी छलांग ये मार नहीं सकता है, अमूमी तौर पर नहीं मारता है। जनरली क्या होता है भाई, ये वापस नहीं जा सकता है। कुछ एक रिएक्शंस हैं जो कि वापस भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीहाउ, लेकिन ज्यादातर ये क्या प्रोसीड करते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। यहां पर अगर मैं आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन बताना चाहूं तो ये इसके बिल्कुल उल्टा है, बरक्स है। यहां पर थोड़ा सा बोर्ड खराब है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। वही रिएक्शन है, जस्ट खाली क्या है भाई, रिएक्टेंट की एनर्जी जो है कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है यहां पर ज्यादा है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ये गैप है, लिहाजा रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है। तो प्रोडक्ट क्या काम करेगा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो एनर्जी को ला करके एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा भाई, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है यहां पर कम है। इसी वजह से डेल्टा एच क्या हो जाएगा आपके पास, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा जरा सोच के बताओ, यहां से क्या रिएक्शन वापस जा सकेगा, यहां से रिएक्शन देखो, ये पुचुक ये वाली जो छलांग है ये मारना इसके लिए आसान है, क्योंकि यहां पर क्या है भाई, गैप कम है, जबकि यहां से यहां छलांग मारना मुश्किल है। लिहाजा ये प्रोडक्ट बन के वापस रिवर्स में भी जा सकता है। तो ज्यादातर जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं भाई, रिवर्स में भी जा सकते हैं। अच्छा, एक और मजे की बात यहां पर सुनो कि मैं बात बता रहा था, ये सारा तो मैंने किस्सा आपको समझाया, लेकिन ये सारा किस्सा ग्राफ का ट्रांजिशन स्टेट के लिए है, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के लिए। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहां पे होगा, यानी ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। देखो
डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है नहीं बनता, ये इस तरह जंप मारेगा, इस बैरियर की बात कर रहा हूं। अब ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये इस बैरियर पर मौजूद होता है। कहां पर मौजूद होता है? बैरियर पर। और इस ट्रांजिशन स्टेट या इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बच्चे तुम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? डबल स्टैगर्ड साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किससे भाई? डबल स्टैगर्ड साइन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस तरीके से हैशटैग, ये हैशटैग तो नहीं होता ये, खैर इस तरीके से होता है कि ये दो लाइनें इस तरह करीब होती हैं और इसके ऊपर इस तरीके से, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डबल स्टैगर्ड साइन कहते हैं। तो इसके जरिए हम लोग ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपको अभी तक समझ आ गई, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं मेन कोलिजन थ्योरी के दो रिएक्टेंट्स को टकराने से क्या होता है। दो रिएक्टेंट्स को टकराने से उनके दरमियान मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि वो रिएक्टेंट से उसको कन्वर्ट कर सके प्रोडक्ट में, जिसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। दूसरी चीज, इस टकराव के दौरान क्या बन जाता है? बीच में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बनता है, यानी ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स। सबसे पहला जो पोस्टुलेट है आपके पास वो क्या है? फर्स्ट पोस्टुलेट है कि कोलूजन मस्ट बी इफेक्टेड। कोलूजन क्या होनी चाहिए? इफेक्टेड होनी चाहिए। इफेक्टेड कोलूजन का ये मतलब है कि भाई अगर रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करें, ठीक है, कोलाइड करने से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो, ठीक है, या अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम उसको इतनी देते हो कि रिएक्टेंट यहां से यहां तक जंप मार सकता है, इससे ऊपर जंप नहीं मार सकता। तो इट मींस दैट कि रिएक्शन होगा ही नहीं। तो कोलिजन क्या होगी? टकराव कैसा होगा? इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं। प्रोडक्ट बनने के लिए ये वाला जो बैरियर ऊपर मैंने लगाया है, ये बैरियर का क्रॉस होना क्या है भाई? लाजमन है। ये बैरियर क्रॉस होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो भाई कोलूजन इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी तेरे पास इतनी होनी चाहिए कि वो ये बैरियर को क्रॉस करवा सके। तो जब भी ये बैरियर को क्रॉस करवा सकोगे तो ऐसी कोलूजन को तुम क्या बोलोगे? इफेक्टिव बोलोगे। इसी पहले पॉइंट से हम लोग ये भी नतीजा निकाल सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है? इनवर्स रिलेशन है। जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ROR उतना कम होगा, रिएक्शन की स्पीड उतनी कम होगी। भाई देखें, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा चाहिए तो उतना रिएक्शन की स्पीड तो कम होगी ना भाई। क्यों कम होगी? क्योंकि भाई उसको छलांग मारने के लिए बड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, बोलेगा मना जाओ अपना काम करो। पहले से ही अगर मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर ई-टाइम डिकैट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कौन से मुश्किल एमसीक्यूज आते हैं, यहाँ पे मैं बना दूं आपको टफ केमिस्ट्री सिखा दूं, टफ केमिस्ट्री, तो आपका दिल चाहेगा पढ़ने के लिए? नहीं, मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगा। समझ आई कि नहीं? तो बात कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जितनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतना ROR कम, जितना ROR ज्यादा उतनी जितनी कम पुचुक करके छलांग मारना वो चाहेगा, जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी उतना ज्यादा जल्दी से क्या होगा भाई? रिएक्शन होगा। इससे थोड़ी थोड़ी ये बात ये भी समझ में आ रही है यहाँ पे। नहीं चलो खैर, ये तो दोनों सेम ही है, ये तो खाली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फर्क है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। यहाँ पर हमारे पास, मेरे माइंड में कोई अचानक बात आई लेकिन वो बात जो है वैलिड नहीं बैठी, इसलिए मैंने आपको बताई नहीं। दूसरा पॉइंट क्या है भाई? दूसरा पॉइंट ये है कोलिजन थ्योरी का कि एटम्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करने चाहिए। जब एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करने चाहिए, लिहाजा जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उतना ज्यादा ROR होगा। जितनी ज्यादा कोलिजन होगी, डायरेक्ट रिलेशन, यानी थोड़े से मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए, ज्यादातर नहीं टकराए तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा भाई। प्रोडक्ट क्या होगा भाई? प्रोडक्ट कम बनेगा। अगर ज्यादातर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो फिर ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा और ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। समझ आइए कि नहीं? थर्ड पॉइंट बहुत मजे का पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इस कोलिजन थ्योरी की जान है, मैं समझता हूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कहते हैं भाई कि कोलिजन आर इफेक्टिव। वो कोलिजन इफेक्टिव होती है विच टेक प्लेस बाय प्रॉपर ओरिएंटेशन, जिसके अंदर क्या हो भाई? प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, वो कोलिजन क्या होती है भाई? इफेक्टिव होती है। अब कैसे? जरा गौर से देखना कि यहां पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और इससे क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाता है। लेकिन ये जो कोलिजन हुई है ये प्रॉपर ओरिएंटेशन से हुई है। सर ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। ओरिएंटेशन कहते हैं भाई, देखो इसको 3D फॉर्म में ओरिएंटेट करो।
ओरिएंटेट करो। एक गाड़ी है, मैं कहता हूं कि अगर दोनों गाड़ियों अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे टकराएं एक दूसरे के साथ, तो इनकी ओरिएंटेशन यानी गाड़ी का मुंह इस तरफ है, दूसरी गाड़ी का मुंह किस तरफ है, तो मैं कहूं इसको ओरिएंटेट ऐसे करो कि दोनों का मुंह एक दूसरे के सामने और घड़स जाकर एक दूसरे के साथ टकरा जाए, तो कोलिजन क्या होगी, बड़ी इफेक्टिव होगी, तो कोलिजन हो जाएगी, बड़ा टाइट टकराव होगा। अगर इस तरह कोलिजन कराऊं कि एक गाड़ी यूं जा रही है, दूसरी यूं जा रही है और इसकी डिग्गी के साथ इसका मुंह टकरा जाए अगर ऐसे टुचुक करके, तो भाई चांसेस हैं कि इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। वो गाड़ी की इधर डिग्गी लगेगी, इधर मुंह लगेगा, तो थोड़े से पलटेंगी, थोड़ी बच जाएंगी, लेकिन क्या होगा, नुकसान इतना नहीं होगा। तो इस चीज को कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स का जो है अगर आप देखें कि प्रॉपरली यानी एक दूसरे के साथ इस तरीके से टकराएं कि कोलिजन होने से प्रोडक्ट बन जाए। कैसे, अब देखो यहां पर अगर आप देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के केस में ये कार्बन और इस ऑक्सीजन का मुंह एक दूसरे के बिल्कुल सामने है। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के अंदर टक करके टकराएगा, तो ये इसके साथ क्या बना लेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। जबकि यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऊपर है तो ये अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर ये आपस में मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, ओरिएंटेट इस तरीके से होंगे, इस तरीके से टकराएंगे, तो भाई क्या बनेगा आपके पास, यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा। दूसरी तरफ अगर मैं इस केस के बारे में बताऊं तो देखें, इस केस में देखें कि यहां पर क्या है कि ये ऑक्सीजन है और ये आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन के साथ सामने नाइट्रोजन आ जाए और ये आपस में टकराएं, इस तरीके से आपस में टकराएं, तो क्या ये कोलिजन होगी, रिएक्शन होगा भाई, नो रिएक्शन। इस केस में रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि कार्बन जाके नाइट्रोजन के साथ टकरा रहा है। कार्बन अगर नाइट्रोजन से टकराएगा तो फिर तो कुछ बनाएगा ही नहीं। कार्बन को तो ऑक्सीजन के साथ टकराना है, जबकि दो ऑक्सीजन अपने साथ करने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है। तो ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन मॉलिक्यूल्स के अंदर होगी तभी जाकर एक इफेक्टिव कोलिजन होगी। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने कोलिजन थ्योरी में क्या रखने हैं, मेमोराइज रखने हैं, और ये बड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहां पर हमारी कोलिजन थ्योरी क्या होती है, एंड होती है। कोलिजन थ्योरी में हमने क्या क्या देखा भाई, हमने देखा एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट और कोलिजन थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स। तो यहां पर आपकी कोलिजन थ्योरी क्या हो जाती है, एंड हो जाती है।